हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। भाई, हमने इसकी 11 क्लास करा दी हैं, जिसमें हम 5 टाइप कवर कर चुके हैं। अब ये आपका छठा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका आय बराबर जो खर्च प्लस बचत वाला एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हैं सभी। तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें अगला नोटिफिकेशन जो क्लास का मिलेगा सबसे पहले मिल जाए। परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टाइप हैं, मैं सभी टाइप के सवाल आपके लिए कराऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। देखो, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत के। ओके, मान लो कि आपकी आय 100 रुपये है, आपने 20 रुपये बचाए हैं, तो 80 रुपये क्या किए होंगे? खर्च किए होंगे। अगर मैं खर्च को और बचत को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? आय बन जाएगी। इसी को हम क्या कह देते हैं भाई? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है ना? इसी को हम इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बोल देते हैं। अब आपसे कहेगा कि अगर ये 20% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? अब 120। खर्च में भी भाई मान लेते हैं इसमें 20% की वृद्धि हुई है, इसमें मान लेते हैं 10% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो जाएगा? 88 रुपये। तो आपसे कहेगा बचत में कितने की वृद्धि हुई है? तो मुझे ये बताओ भाई, अगर आय 120 बन गई और खर्च बन गया 88, तो यहाँ पर ये कितना बच गया भाई? 120 में से अगर मैं 88 को माइनस कर दूँ तो कितना बचा? 2, 3, यानी जो बचत है वो कितनी होगी? 32 होगी। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई है? 12 की। अब ये 12 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है? 20 से। तो परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो 20 पंजे हो गया 100। इसका मतलब बचत में 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना? अब इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि पहला कॉन्सेप्ट तो इसका ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट इसका एलिगेशन होता है। एलिगेशन लगा देते हैं हम। देखो भाई, एलिगेशन कैसे लगाते हैं ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो हमें इनकम लिखनी है, सॉरी एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर सेविंग, और बीच में क्या लिखनी है? इनकम लिखनी है। ठीक है ना? बस। तो आप मुझे ये बताओ कि एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई है? 10% की। इनकम में कितने की वृद्धि हुई है? 20% की। अब देखो, यहाँ पर देखो, आय क्या थी? 100, खर्च था 20, सॉरी ये बचत है आपकी और खर्च है आपका 80। तो हम निकालेंगे भाई 20 और 20 चौक 80। हमने खर्च और बचत का रेशियो निकाल लिया। खर्च कितना है? 4। तो बचत कितनी है? 1 है। एलिगेशन कैसे होता है? देखो, एलिगेशन ऐसे लगाते हैं हम कि जो बीच वाली संख्या होती है वो 1 से तो बड़ी होती है और दूसरी से छोटी होती है। तो अगर मैं 20 में से भाई 10 को घटाऊंगा तो 10 बचेगा, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने 20 में से 10 घटाया था, 20 में से 10 घटाया था तो 10 आया था। अब की बार क्या करना पड़ेगा मुझे भाई? यहाँ पर चलो मैं x मान लेता हूँ। देखो, इसमें से ये घटाया तो अब की बार इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि x माइनस 20 ये बराबर हो जाएगा 40 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। यानी कितने की वृद्धि हुई है? 60% की। एक होता है इसका डेविएशन मेथड। इसके 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है
और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखो अब समझना, 35% का मतलब कितना होता है भाई? 35% का मतलब होता है 7/20। ध्यान देना, आय का कितना बचा रहा है? 35%, यानी 7 बचत है, सेविंग है, तो इनकम कितनी है? 20। तो भाई एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 13। 13 हो गया ना भाई। आय अगर 20 है, बचत 7 है, तो खर्च कितना कर दिया होगा? 13। अब देखिए यहाँ से एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। पहले मैं इसे किससे करा दूं? एलिगेशन से करा दूं। एलिगेशन से करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर है हमारा 13। सॉरी, एक्सपेंडिचर में इसने क्या किस किस में वृद्धि बोली हो वो उसको देखेंगे हम। एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। देखिए इसने बोला है कि आय में 20.1 की वृद्धि हुई है, तो इसको लिखेंगे 20 में 20.1%। और खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 20%। इसमें मान लेते हैं X%। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है? 13 अनुपात सेविंग कितनी है? 7। तो देखो 20.1 में से 20 को घटाएंगे तो 0.1 आएगा, तो ये कितना गुना है भाई? 0.1। तो ये है आपका 0.1/7 गुना। तो 13 का भी हम कर देंगे भाई, तो ये आ जाएगा 1.3/7। ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमने देखो क्या किया था, 20.1 में से 20 घटाया था, तो अब की बार x में से इसे ये घटाना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 20.1 बराबर होगा ये 1.3/7 के। 7 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 एकन 7, 6 बचा, 7 8 56, यानी 0.2 के समथिंग आ जाएगा ये आपका 0.2। तो यह आ जाएगा x बराबर 0.2 प्लस 20.1। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20.3%। देखेंगे इसमें 20.3%, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। एलिगेशन समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया एलिगेशन तरीका। अब दूसरा तरीका देखेंगे इसका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि देखो मैं दूसरी स्लाइड लगा लेता हूँ जिससे कि आपको आसान हो जाए समझने में। देखिए समझिए यहाँ पर उसने कहा था हमें पता है कि भाई क्या क्या चीज़ दे रखी हैं, तो 7/13 था हमारा ये क्या थी आपकी? सेविंग या इनकम। 7/13 था, कितना था? 7/20 था, 20। तो एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 13। तो देखो भाई समझ लेना यहाँ से अच्छे से, हमें पता है कि भाई इनकम बराबर किसके होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो मैं क्या मानूंगा इसको? देखो इनकम को मैं क्या मान लेता हूँ? 200 मान लेता हूँ आसान करने के लिए। तो 200 माना है तो भाई इसको भी 70 मानना है, इसको 130 मानना पड़ेगा, यानी खर्च कितना है? 130। और ये कितना हो गया आपका? यहाँ पर ऐसे मत करो 35 और उसी को मान के कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। 35% था ना, 100% ही मान के कराता हूँ, चलो इसे इसे छोड़ो। भाई अगर ये 100 थी तो सेविंग कितनी है? 35 की, तो फिर खर्चा कितने का होगा? 65 का। ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो क्या था सवाल। सवाल ने ये कहा है कि भाई इसकी आय में कितने की? 20.1 की वृद्धि हुई है। तो इसमें अगर 20.1 की वृद्धि करेंगे हम, तो ये कितना बन जाएगा भाई? 100 में 20.1 की वृद्धि करेंगे तो देखो 20.1 ही बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120.1 हो जाएगा, 120.1।
अब इसने बोला है कि भाई खर्च में 20% की वृद्धि है। तो अगर मैं 65 में 20% की वृद्धि का मतलब 1/5, 5 से 13, 13 और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 78। हो जाएगा ना, होगा बताओ। अब मुझे ये बताओ कि ये 20.1 है, 120.1, और खर्चा कितना है आपका 78 रुपये। तो बचत कितनी कर लिया आपने? 1.24, यानी बचत कर लिया आपने कितने की? 42.1 की। तो बचत देखना, बचत परसेंट पूछा है इसने। बचत कितने की होगी भाई? 7.1 की बचत हुई है। कितने से हुई है? 35 से। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो इससे पॉइंट से ये जीरो खत्म। क्या आ गया आपका? 710/35। 35 से भाग करेंगे, 35 दूनी 70, फिर ना जाने की जीरो, 100 हो जाएगा। और 35 दूनी 70, लगभग में 3 के समथिंग ही चला जाएगा ये आ गया 20.3%। ठीक है, ये तरीका समझ में आ गया होगा अब आपके। ये था आपका दूसरा तरीका। अब देखो तीसरा तरीका बताता हूँ इसका। हमें पता है कि भाई जो सेविंग है वो कितनी है? 7 की। इनकम कितनी है? 20 की। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 13 का। देखो यहाँ पर भाई एक्सपेंडिचर इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है? 20.1 की। और इसमें कितने की हो रही है? 20% की। तो मैंने इजूम कर लिया, मैंने कि टोटल मिला के 20% की वहाँ पर वृद्धि हो रही है सभी में। लेकिन मैंने देखा तो यार यहाँ पर 0.1 की ज़्यादा है। ये 0.1 की क्या है यहाँ पर? ये है आपकी ज़्यादा। ठीक है, 0.1 ज़्यादा है। तो 20 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा ये बताओ? तो 20 पे हो जाएगा 2 ज़्यादा। अब ये 2 ज़्यादा है ना, तो 2 ज़्यादा है। तो भाई ये 2 किसके, अब देखो इसके पास ज़्यादा है। अगर इसके पास ज़्यादा है तो इस पैसे निकाल के डेबिशन हमें जीरो करना है। इस पैसे निकाल के हमें कहाँ पर देना है? सेविंग में देना है। क्योंकि सेविंग मैंने कितनी मान लिया? 20% मान लिया है। तो यहाँ पर देना है। तो भाई कितना है? 2। और अब ये क्या बना था? योग बना था। हम इसको क्या बनाएंगे? औसत। तो ये उस टाइप का सवाल हो गया कि भाई 2 को हमें सातों में बांटना है। तो एक में कितना आ जाएगा? 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे, पॉइंट में पॉइंट जाएगा। 7 दूनी 14, फिर 7 अट्ठे 56, यानी ये आ गया आपका 20.28%, या फिर इसे लिख सकते हैं 20.3%। ओके, तीसरा तरीका समझ में आया आपके? नहीं आया तो एक आध और जगह मैं बताऊंगा, वहां पर समझ में आ जाएगा। औसत में और अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए हम चौथा तरीका देख लेते हैं इसका। देखिए भाई 20 है इनकम, इनकम में वृद्धि हो रही है 20.1 की। तो मैंने माना औसत बना के कर लिया। ये पॉइंट से जीरो खत्म हुआ, 2 एकन 2, जीरो 2 दूनी 4। और ये एक्सपेंडिचर है 13, 13 में वृद्धि हो रही है 20 की। तो 13 दूनी हो गया 26, यानी 260। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो क्या बचेगा? सेविंग 7 की। और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, 4, 1, 142। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो ये वही आ गया आपका 20.28। तो ये तरीका और बेस्ट है आपका। ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान देना, ये सभी परसेंटेज में है। ये भी मैंने परसेंटेज में है, ये 20 भी परसेंटेज में है। तो ये सभी परसेंटेज में आया है। मैंने औसत मार के किया है ये। ठीक है ना? देखो अगला 4 तरीके बता दिया, और भी हैं इसके, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें छोड़ो। अब देखते हैं भाई अगला सवाल। देखो अब मैं उन तरीकों से बताऊंगा केवल आपको जो तरीके शॉर्टकट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि चारों तरीकों से बताऊंगा। ठीक है, किन्हीं भी 2 तरीकों से बताते हुए चलेंगे। देखो भाई सवाल दिया है कि ए की आय बी की आय की 80% है। ए की आय बी की आय की 80% है।
80% का मतलब होता है 4/5, यानी इसकी आय अगर 5 है तो इसकी आय कितनी है, 4 है। और ए का खर्च बी के खर्च का 60% है, ठीक है। यदि ए की आय बी के खर्च के 90% के बराबर है, ठीक है भाई। तो देखो यार, ए का खर्च बी के खर्च का कितना है, 60%। 60% मतलब 3/5, यानी इसका खर्च अगर 5 है तो इसका खर्च कितना है, 3। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, यही तो बात है। अब देखिए आगे, इसने ये बोला है कि यदि ए की आय बी के खर्च के 90% के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि ए की आय अगर 9 है इनकम, तो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बनना चाहिए भाई, 10 बनना चाहिए। यानी 9:10 का रेशियो होना चाहिए इन दोनों की आय और खर्च का। लेकिन यहाँ पर मैं देखूँ ए की आय कितनी है, 4, बी का खर्च कितना है, 5। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे भाई। तो इस 5 की गुणा यहाँ पर कर देंगे, ये हो गया 5 चौक 20 और 5m 25। देखो, अनुपात का रूल है कि 5 से गुणा यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी होगा। अब इस 4 की गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो 4 पंजे 20, और 4 से अगर यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी हो जाएगी, 4 तिया 12। अब मैंने क्या देखा कि ए की आय और बी का खर्च हो गया बराबर, लेकिन हमें ये किस रेशियो में चाहिए, 9:10 में चाहिए। यानी ए की आय कितनी ऊंची होनी चाहिए, 9, और इसका खर्च कितना होना चाहिए, 10। तो 9 से गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, 10 से गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। यानी ए और बी का जो आय का और खर्च का रेशियो आएगा वो 9 दूनी 18, यानी 180, और ये 25 निम्मा 225, और ये हो गया आपका 120, और ये 200। अब मुझे ये बताओ कि ये आपकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो भाई सेविंग का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। मुझे ये बताओ भाई, अगर इनकम 180 है, खर्च कर दिया 120, तो बचा कितना, 60। इनकम 225 है, खर्च कर दिया 200, तो बचा कितना, 25। सवाल ने ये बोला है कि ए की आय, सॉरी ए की बचत बी की बचत से कितनी अधिक है, तो ये 35 अधिक है भाई। 35 अधिक है कितने से, 25 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 25 चौक हो गया 100, और 35 चौक कितना होता है, 140। यानी ये 140% अधिक होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बोलो, आया समझ में। बताओ भाई, अच्छा सवाल था ये, और उम्मीद है कि सभी अच्छे से इसे समझ भी पाए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। और भी तरीके हैं इसको करने के। देखो अगला सवाल, मैं पहली बार में जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपका अच्छा ही कॉन्सेप्ट होगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। अब 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 2/3, यानी 3 पे 2 अधिक है ये बात है, ध्यान देना। खर्च मासिक मासिक बचत से, यानी एक्सपेंडिचर सेविंग से अधिक है। तो सेविंग अगर 3 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, 5, 2 ज़्यादा है ना। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती और उसके मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होती, तो उसकी मासिक बचत कितनी हो जाती, 1040 हो जाती। तो मुझे ये बताओ इनकम कितनी हो जाएगी यहाँ पर। इनकम हो जाएगी भाई, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी ये 8 हो गई। तो मैंने इसे कितना मान लिया, इसे मान लिया मैंने 800, आसान करने के लिए, इसे 500 और इसे 300, ठीक है ना। अब देखो, इसने बोला है उसकी आय में 44% की वृद्धि हो गई, तो 44% की वृद्धि का मतलब कितना होता है भाई। देखो ये माइंड में ही करनी है भाई आपको। 800 का 44% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 832,
32 और 3 35, यानी 352 की वृद्धि होगी। तो 8 और 3 11, यानी हो गया 1152। और इसने बोला है कि उसकी मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होगी। तो इसमें अगर 60% की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 800। अब देखो, नई इनकम 1152 रुपये है, नया खर्च 800 रुपये है, तो नई बचत कितनी हो जाएगी भाई। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूं तो बचेगा हमारा कितना, 352 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान देना सवाल पर। सवाल ने ये कहा है कि उसकी बचत में 1040 की वृद्धि होती है। तो देखना यार, हमारे हिसाब से बचत में 52 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 52% नहीं है, ये परसेंट लिख रहा था मैं। तो 52 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 1040। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 52 दूनी 104। ओके, इसने बोला आरंभिक खर्च कितना है। तो आरंभिक खर्च कितना था, 500 था ये। तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 10,000। तो आरंभिक खर्च कितना है भाई, 10,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब इसे भी हम एलिगेशन से कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि एलिगेशन से नहीं होगा ये। ठीक है, एलिगेशन लगा लेना, एलिगेशन से भी हो जाएगा। देखो अगला सवाल। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 33.33% तो इसका मतलब कितना होता है भाई, इसका मतलब होता है 1/3 बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो आय कितने प्रतिशत बढ़ेगी। देखो यार, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो यार, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी ये क्या है, इनकम, और ये क्या है, सेविंग। तो अगर इनकम 300 मान ली मैंने, तो सेविंग कितनी है, 100। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा भाई, 200। ओके, बचत में 22% की वृद्धि को बोल रहा है इसे, तो ये कितने की हो जाएगी, बचत हो जाएगी 122 की। खर्च में 10% की वृद्धि, तो खर्च में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। मुझे ये बताओ नई इनकम क्या होगी। तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी ये हो गया 200 और 300, 342, 342। तो भाई इनकम कितनी बढ़ गई देखना, इनकम बढ़ी है आपकी 42 रुपये इनकम बढ़ी है। कितने पर, 300 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटा इसे 14 बार, यानी ये कितना आ गया, 14% आ गया। ऑप्शन बी। अब एक बार मैं इसे एलिगेशन से भी बता ही देता हूँ आपको। देखो, अगर हम एलिगेशन से करेंगे इसको तो कैसे लगाएंगे भाई एलिगेशन। देखिए, एक्सपेंडिचर, सेविंग। एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि बोला है, बचत में बोला है इसने 22% की वृद्धि, और खर्च में 10% की वृद्धि बोला है इसने। और ये देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है, 2, और सेविंग कितनी है, 1। तो ध्यान रखना, ऐसे इस टाइप के एलिगेशन में हम इस टाइप के एलिगेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों का अंतर देखते हैं, कितने का है, 12 का। और ये 12 जो है ना, ये 2 और 1 3 के बराबर होता है। इस 12 को हम 2:1 में बांटेंगे, बस इतना पता है। यानी 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 आ गई है। तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, और इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकन 4। तो बीच वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो बीच वाली वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। यानी 10 में अगर मैं 4 को ऐड कर दूं तो 14 मान लूँ इसको, तो 14 आ जाएगा। तो देखना, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4, और 22 में से 14 घटाएंगे तो 8। यानी इनकम में कितनी की वृद्धि हुई है, 14% की। ठीक है ना, दोनों के दोनों ही तरीका बेस्ट हैं आपके। अगला सवाल देखेंगे आप। देखो अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 है। वह 3 मदों, व्यक्तिगत और पारंपरिक होगा यार ये, ठीक है ना, पारंपरिक लिखा है। खर्च कितना है, पी, कर टी, और शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता है।
शेष धन उसकी बचत है। देखो, एक तो क्या है, इनकम है, एक क्या है भाई, पी खर्चा एक, और एक है कर टी, और एक है आपका ई, और इसके बाद क्या है, सेविंग। ओके, अब देखना, मैंने भाई इसने बोला है कि पी आय का 50% था। देखो, मैं इसको यूज नहीं करूंगा 1,60,000 को, मैंने माना कि इसकी इनकम क्या थी, 100 थी। अब इसने बोला है पी आय का 50% है, तो 100 का 50% निकालोगे 50 आ जाएगा। तथा ई पी का 20% है। ई जो है ना, पी का 20% है, तो 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 50 का 20% निकाल दोगे ना, 20/100, 50 दूनी 100 हो गया, 2 दाम 20, ठीक है। तथा आगे बोला है टी ई का 15% है, टी जो है ना, ई का 15% निकालेंगे तो 15/100, 0 से 0 कटा, 10 से भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 1.5। अब देखो यार आगे सेविंग कितनी होगी इसकी, यहाँ पर मुझे ये बताओ। तो सेविंग जो हुई है यहाँ पर हुई है, देखो 50 और 10 60 और एक 61, यानी 61.5 की 5 तो इसने कर दिया खर्च 100 में से, तो बचा कितना लिया भाई इसने, 5.9 में से एक घटाया 8 और 3, यानी 38.5 की इसने यहाँ पर बचत की है। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे, आगे इसने बोला है जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, तो इस 30% को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 30% की हुई है, 100 ही मान के कर लो। मान लो इसका वेतन 100 है, बाद में कर देंगे 30% को, टेंशन ना लो। अगर आप 30% करके करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी बस, 130, फिर आपका भाई 50% ही रहेगा पी का, तो ये 65 हो जाएगा। इस तरह से आपको थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसीलिए आप क्या करोगे, 100 ही मान लो इसे, बाद में कर देंगे इसे, जो भी ये करने के लिए बोल रहा है। तो उसने पी का प्रतिशत पहले जितना ही रखा, यानी पी 50 का 50 ही रखा, ठीक है ना। लेकिन ई पी का 30% है, ई जो है ना पी का 30% है, तो ये कितना होगा भाई, 5×3 = 15, 30% निकाल लोगे ना। और टी ई का 20% है, देखो टी जो है ना ई का 20% है, तो ये कितना हो गया भाई, 20×5 = 100 और 5×3 = 15, यानी ये कितना आ गया, 3। अब देखो यहाँ से आगे, मुझे अब ये बताओ कि कितना खर्चा हो गया भाई, 50 और 10 60 और 68 हो गया 100 में से, तो बचा कितना भाई, ये आ गया आपका 2 3, यानी 32 बचा ये, ठीक है। अब देखो इसने बोला था कि भाई 30% वृद्धि हो रही थी आय में, आय में 30% वृद्धि हो रही थी। मुझे ये बता दो कि यहाँ हम क्या करेंगे अब, इसने बोला, पूछा क्या है वैसे, दोनों बचतों का योग कितना है, इसने ये बोला है दोनों बचतों का योग कितना है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इसका 30% निकाल दूँ, 30% निकाल दूँ, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 काटा, 3×2 = 6, 3×3 = 9, यानी 9.6 की वृद्धि और होगी इसमें। तो ये जो बचत है ये कितनी हो जाएगी भाई, 41.6 हो जाएगी वास्तव में, जब ये 30% की हम वृद्धि करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल वृद्धि होगी, इसे मैं काट के लिख देता हूँ, ठीक है ना, वरना फिर एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, वरना आप भूल जाओगे। 30% की जो वृद्धि बोल रहा था ना, वो इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये कितना हो गया भाई, 13×2 = 26, 13×3 = 39 और 41, यानी जो हमारी सेविंग है वो कितनी है, 41.6 है। तो टोटल जो सेविंग होगी हमारी कितनी होगी, यहाँ पर देखना, टोटल सेविंग पूछिए ना, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, और कितना हो गया, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 4 8, यानी 80.1 हो गया। या फिर आप ऐसे अलग अलग निकाल लो, देखो चलो अलग अलग निकाल के बताता हूँ पहले, उसके बाद बताऊँगा एक साथ।
देखो भाई, जो वैल्यू जैसी है ना उसकी तुलना हम उसी से करेंगे, ध्यान रखना। देखो टोटल इनकम कितनी है, 1,60,000, और हमारे हिसाब से टोटल इनकम कितनी है, 100। पूछा क्या है, पूछा है 38.5 की वैल्यू। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस पॉइंट से ये कैंसिल, ये कितना आ गया, जीरो। 16 पंजे 80, 8 बचा, 16 मट्टे 128, तो 8 और 8 16, और ये आ गया आपका 13। तो 16 थी 48, ये हो गया आपका भाई 61, यानी 61,600 रुपये की बचत है पहली पहली बार पहली उसमें। अब दूसरी उसमें देखेंगे भाई, तो टोटल इनकम कितनी है भाई, 1,60,000, और हमारे हिसाब से कितनी है, 100। पूछा क्या है, बचत, तो बचत कितनी है, 41.6। पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो, 16 छिक्के 96, 9 बचा, 16 एक 16, 16 और 9 25, 25 का 5 हासिल 2, 16 चौक 64, 64 और 2 हो गया 66। अब इसने टोटल बचत पूछी है ना, तो टोटल बचत तो भाई हमारी ऐड कर देंगे इसको, कितना आ गया ये, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 6, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल वाला 8, और 6 और 6 12, यानी आ गया आपका 1,28,160। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बस करना क्या था हमें, देखो अलग अलग निकाल के बता दिया मैंने, अब मैं बताता हूँ आपको एक साथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि इतना थोड़ी ना करना होता है भाई। देखो अब मुझे ये बताओ, टोटल जो सेविंग है वो कितनी होगी भाई, तो 6 और 5 11 हासिल 1, 8 और 2 10, और 8, यानी 80.1 हो गई। टोटल आय कितनी है, 1,60,000, और हमारे हिसाब से आय कितनी है, 100। तो बचत कितनी है भाई, 80.1। पॉइंट से जीरो आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो 160 गुणा 801 मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और 16 एकन 16 आ जाएगा, और 16 मट्ठे 128। तो वही चीज़ आ गई ना, ऐसे कर लेना आप, ठीक है। ये इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता इसका। देखो अगला सवाल, रवि ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया एवं मूल बिल की रकम पर 30% की सदस्यता पट्टा प्राप्त किया, परंतु उसे पट्टा के बाद की बिल धनराशि पर 10% सेवा कर एवं 8% शुल्क अदा करना पड़ा। देखो 10% तो किया इसने सेवा कर, 8% किया इसने शुल्क अदा, ठीक है, टैक्स दिया है। तो ध्यान रखना शेष का तो बोला नहीं है इसने, अब शेष का नहीं बोला है तो इसने कुल मिला के कितना भाई एक्स्ट्रा दिया है, 18% एक्स्ट्रा दिया है, यही तो बात है। यदि रवि ने 4743 रुपये, जिसमें 200 रुपये का बख्शिश शामिल है, तो यार ये बताओ बख्शिश जो है ना ये 30% ही तो है, ये क्या है आपकी बख्शिश जो है 200 रुपये की, ये 30% ही तो शामिल है भाई। जो 30% है, अगर मैं इसको भाई इसमें शामिल है 4743 में, ठीक है ना, अगर मैं 4743 से इस बख्शिश को निकाल देता हूँ 200 रुपये की को, तो ये 30% की जो सदस्यता थी ना वो यहाँ से अलग हट जाएगी, तो फिर हमें कितना देना पड़ेगा, 4543 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब मुझे आप यहाँ से ये बताओ कि अगर 4543 रुपये देने पड़ेंगे तो ये किसकी वैल्यू है। देखो भाई इसे क्या करना पड़ रहा है, 10% तो उसमें सेवा कर दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और ये 8% टैक्स अदा कर रहा है, ठीक है ना। 10% क्या है, सर्विस टैक्स, और 8% क्या है, सर्विस चार्ज है ये, तो 18% ये और दे रहा है। तो कुल मिला के कितना दे रहा होगा भाई, मान लो इसकी आय क्या थी, ए थी,
इसका मतलब कुल मिला के कितना दे रहा है ये? 118 बटे 100। और ये किसके बराबर है भाई? हमारे हिसाब से तो भाई अब इनकम का इतना दे रहा है ना ये, और लेकिन उसके हिसाब से कितना दे रहा है ये? 4543। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं। कैलकुलेट करेंगे इसको तो देखो कितनी बार कटेगा ये? 18 × 3 = 54, 3 ही बार कट सकता है। 18 × 3 = 54 और ये 3 × 1 = 3, ये आ गया आपका 3003। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये आपका? 8 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि 3 आ जाए? कट भी रहा है इससे पूरा, या फिर नहीं कट रहा है भाई? 3, 3 से देखो हमारे 3 ऑप्शन चालू हैं यार ये। तो अगर मैं इसमें 3 से देखता हूँ 2 बार काट के, 2 बार कटेगा क्या इसमें? 2 बार तो कटने का कोई चांस ही नहीं है यार। 0 0 कहीं पर मिस्टेक किया है क्या हमने? आठ बार देखें भाई तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 18 मट्ठे 100, 8 अट्ठे 64 और 8 × 8 होता है 14, 8 × 8 और 1 9। गलत कट रहा है यार, कहाँ पर गलत कर रहे हैं? 4543 ये सही है क्या? 4743 में से 200 घटाया तो 4543 आया, ये तो सही है आपका। काटेंगे इसको भाई तो 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, 2 से मैंने ये 50 बार काट लिया तो आय क्या आ गई हमारी? ये आ गई 4543 गुणा 50 बटे 59। अब देखना कितनी बार कटेगा ये। अगर ये 60 होता तो 8 छिंग 48 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छिंग 42 यानी 7 बार जाएगा। तो ये 7 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7 नीम 63, 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना हो गया? 41। तो 454 में से मैंने घटाया, कितना बचा? 1 4 और फिर ये आ गया आपका 3। ये तो 77 बार कट गया भाई 59 से। 77 बार कटेगा तो आपका आंसर क्या कितना आ जाएगा फिर? आंसर आ जाएगा आपका 0 5 7 35, 35 और 3 हो गया 38, यानी 3850 रुपये। अच्छा इसने ये पूछा है कि उसने सेवा शुल्क कितना दिया है? सेवा शुल्क कितना दिया है तो फिर तो ये और आसान हो जाएगा देखो। लेकिन अभी यहाँ पर आपको यही करना पड़ेगा। हमने क्या निकाल दी इसकी? आय निकाल दी है। एक काम करते हैं यार, हम इसको 118 मान के करते हैं इसको। 118 मानकर करेंगे तो देखो 118 मानकर अगर हम करते हैं इसको तो ये 77 बार कट रहा है 59 से। 59 दूनी, यही तो हो गया ना। अब हमें क्या चाहिए भाई? सेवा शुल्क चाहिए। तो सेवा शुल्क कितना है? सेवा शुल्क है आपका 8%। तो 8% निकालेंगे तो 2 का ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर देंगे। तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 और 2 हो गया 30, यानी कितना आ गया ये? 308 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? 308 रुपये। बोलो समझ में आया? वहाँ से भी हो जाता, वहाँ से फिर आपको क्या करना पड़ता? कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा, बस ये होता। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा भाई। देखो अगर ये 18% एक्स्ट्रा दे रहा है तो 118 हो गया ना हमारे हिसाब से धन, और 118 की वैल्यू क्या है? 4543। 2% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 77। हमसे पूछा इसने कि सेवा शुल्क कितना है, तो सेवा शुल्क कितना है? 8% है।
तो हमें 8% की वैल्यू चाहिए। 2 का 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना करेंगे, 308 रुपये आ जाएगा ये। ओके, ठीक है क्या? देखिए अगला सवाल अब। ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया। ए ने क्या किया है, बी को एक धनराशि का 25% दिया है। पाई गई धनराशि में से बी ने 30% भोजन पर खर्च कर दिया। देखो भाई, समझना थोड़ा सवाल को। ए ने क्या किया है, बी को 25% दिया है, यानी इसके पास अगर 100 रुपये थे तो इसने 25 रुपये इसको दे दिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 25 25 25 चौक 100, तो मैं इसे 40 और इसे 10 मान लेता हूँ। ठीक है ना, आसान हो जाएगा जैसे। अब इसने बोला है शेष धनराशि में से, अच्छा इसने ये भी बोला है कि यार ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया है। पाई की धनराशि में से बी ने 30% भोजन पर खर्च कर दिया। यानी ये अगर भाई 10 रुपये में से 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना फिर? 70% बच गया ना। तो 70% निकालूंगा इसका मैं, तो कितना बचा होगा बी के पास? बी के पास बचा 7 रुपये। अब इसने ये बोल दिया है कि बी के पास बचत एवं एक पुस्तक की लागत की राशि का अनुपात। देखिए, बचत और एक बुक की लागत का जो अनुपात है वो 5:2 है। देखना यार, 5:2 टोटल मिला के 7 बनना है, तो 7 यहाँ पर भी बनना है, यानी 7 की वैल्यू 7 है, तो 5 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 2। ठीक है। अब इसने बोला यदि बी ने वह पुस्तक 460 रुपये में खरीदी, तो बी ने भाई हमारे हिसाब से 2 रुपये में खरीदी, यानी 2 की वैल्यू 460 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 230 रुपये आ गई। तो सवाल ने कहा है ए के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी? ए के पास कितनी है? 40, यानी 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 230 गुना कर देंगे इसका, तो 0 0 23 चौक 92, यानी 9,200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। भावना ने अपने मासिक वेतन का 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया एवं 2400 रुपये दान दिया। देखो भाई, मान लो इसके पास एक्स रुपये थे और इसमें से 12% दान दे रही थी, लेकिन दान के समय इसने भाई निर्णय बदल लिया, इसने केवल 2400 रुपये ही दान किए हैं। 2400 रुपये दान दिए हैं, ठीक है। जो पूर्व निर्धारित दान की धनराशि का 125% है, यानी कि इसने जो ये वाला जो दान सोचा था ना, ये जो है ना 2400 रुपये, ये इसके 125% के बराबर है। ये बात इसने बोली है। दोबारा समझो सवाल को। भाई, भावना ने क्या किया था? 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसने 2400 रुपये ही दान किए। और ये 2400 रुपये है ना, इसने पूर्व निर्धारित दान की धनराशि का 125% है ये। यानी पूर्व निर्धारित में कितनी की थी हमने? एक्स का 12%, और इसका 12% का 125% अगर निकाल दूंगा तो ये 2400 के बराबर आ जाएगा। तो ये काटेंगे भाई, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और ये आ गया आपका 5 से काटेंगे 12, दूनी हो जाएगा 24, 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौक 20, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 4 चौक 16, यानी कि 16,000 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भावना का मासिक वेतन क्या है? 16,000 रुपये। अगला सवाल देखेंगे। गौरव ने 38,460 रुपये गृह पुनरुद्धार एवं 24,668 रुपये गृह थिएटर क्रिया पर व्यय किया। कुल धनराशि का शेष 28% उसके पास नगद है। मुझे ये बताओ कि 38
₹24,460 खर्च किए और ₹24,468 खर्च किए, तो कुल धनराशि कितनी खर्च कर दी? 8, 6 और 6 12, 4 और 4 8 और 1 9, 8 4 12 और 1 13 और 6, यानी कुल धनराशि कितनी? ₹63,928 खर्च कर दी। उसके पास कितने बचे? 28%। तो उसने खर्च कितना किया होगा, मुझे ये बताओ। 100% में से अगर इसने 28% बचा लिए तो बचा कितना भाई? 72% बचा ना, सॉरी खर्च कर दिया। तो इसका मतलब 72% की जो वैल्यू है वो कितनी है? ₹63,928। उसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि भाई आरंभिक धनराशि क्या है, तो आरंभिक धनराशि होगी 100%। मैंने इसे 9 से काटा, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 9 एक 9। गलत हो गया क्या यार? 72 ही बचेगा, 7 और 2 9, 8 और 1 10। ठीक है यार, सही ऐड किया है मैंने। 38,460, 24,668। 8 4 ये 12 आ जाएगा यार, यहाँ पर 63 नहीं होगा, ये 12 62 हो जाएगा। यहाँ पर गलती की हमने, ये वाली, ये भी पूरा गलत। यह है आपका 62,928। तो 9 छिक्के फिर तो ये 54 हो जाएगा, 54 और 9 नीम 81 हो गया फिर ये, और 81 82 हो गया ना अब ये। 9 नीम 81 फिर 9 दूनी 18। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 8 अट्ठे 64, 64 और 5 बचा 59 हो गया ना ये। 8 सत्ते हो जाएगा 56, 56 8 चौक 32, यानी कि 874 आ गया ये। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 874। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? ये हो जाएगी 874,000, 87,400 रुपये। तो 87,400 रुपये इसका भाई प्रारंभिक वेतन होगा, धनराशि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो, सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे। देखो ये सवाल है और पूछा गया सवाल है, ये ध्यान रखना, इसके ऑप्शन नहीं है। देखो समझना, एक ही मासिक आय ए है, अजय, मैंने लिखा अजय की मासिक आय क्या है? ए है। और ये इनकम है यार, मैं आज का इनकम लिख लेता हूँ पहले, ठीक है ना। इनकम कितनी है इसकी? ई। और एक्सपेंडिचर कितना है भाई इसका? एक्स। अगले माह उसकी आय में C% की तथा खर्च में D% की बढ़ोतरी हो गई है। भाई अगले माह क्या हुआ है कि ए में C% की वृद्धि, यानी हम लिख सकते हैं भाई कितना? 100 प्लस C/100। और खर्च को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स का 100 प्लस D/100 लिख सकते हैं। तो नई बचत की धनराशि याद कीजिए भाई। अगर हम नई बचत निकालें, देखो ये तो है इनकम, ये है आपका खर्च। तो आय में से खर्च को घटा दें तो क्या बचेगी? सेविंग बचेगी ना। तो सेविंग कितनी बची हमारी? ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस C/100 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस D/100। ये हमारी क्या बचेगी भाई? नई बचत आ जाएगी, ठीक है ना, न्यू सेविंग। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सा सवाल था ये। तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे हम अगली क्लास में कराएंगे। और उम्मीद है आप सभी अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।